हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी में स्वागत है। बात करने वाले इस वीडियो के अंदर बीएड फर्स्ट ईयर जो एग्जाम अभी चल रहे हैं उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यहाँ दोस्तों जो कि पेपर में आपके आने वाले हैं। सब्जेक्ट रहने वाला है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। इसका जो एग्ज़ाम आपको 19 जून को होने वाला है उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके लिए लेकर आए हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाले पेपरों के लिए वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। और आगे जो भी अपने भाई बंधु हैं उनको शेयर करें ताकि उनको भी अच्छी हेल्प मिल सके। और इसकी जो भी पीडीएफ चाहिए वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहाँ से आपको अपडेट इसकी मिल जाएगी। और नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मान लो ये दे रखा देखो पेपर, यानी इसके अंदर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस प्रकार से आपको पेपर भी टेलीग्राम पर व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड करवा दिया गया है। और जिसको पीडीएफ चाहिए इसके नंबर दे रखे हैं, आप वहां से मैसेज करोगे तो आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। तो शुरू करते हैं पेपर को। पहला प्रश्न है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासनात्मक ज्ञान की प्रकृति एवं भूमिका को स्पष्ट करो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विद्यालय पाठ्यक्रम स्कूल करिकुलम बच्चों को विविध प्रकार के ज्ञान, मूल्यों, कौशल और दृष्टिकोणों से परिचित कराता है, जिसमें अनुशासनात्मक ज्ञान एक प्रमुख भूमिका निभाता है जो विषयों की स्पष्टता, गहराई और वैज्ञानिकता को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट बिंदु क्या आता है कि अनुशासनात्मक ज्ञान की परिभाषा क्या है। क्या होता है अनुशासनात्मक ज्ञान? तो अनुशासनात्मक ज्ञान से आशय किसी विषय विशेष के भीतर उस ज्ञान से है जो शोध, सिद्धांत, नियम और अवधारणाओं पर आधारित होता है। जैसे गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि जो विषय होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक किसी नियम पर होता है, आधारित होते हैं, साइंस के नियम पर आधारित होते हैं। यहाँ मानो जैसे सिद्धांत के आधार पर होता है। जैसे हम गणित की बात करते हैं, अपने को गणित का सूत्र निकालना है या गणित का कोई सवाल हल करना है तो हमें सबसे पहले उसका फॉर्मूला आना जरूरी है। सिद्धांत साइंस के अंदर होने चाहिए। इतिहास में भी कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं। तो भूगोल के भी जैसे मान लो आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे हो, इंडिया कोई जैसे मान लो कोई जलवायु पढ़ रहे हो तो उसके अंदर अलग अलग नियम या सिद्धांत होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। फिर बात करेंगे अनुशासनात्मक ज्ञान की प्रकृति। तो संगठित एवं व्यवस्थित पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, संगठित एवं व्यवस्थित। अनुशासनात्मक ज्ञान किसी भी विषय में वैज्ञानिक और तार्किक क्रम से व्यवस्थित होता है। दूसरा पॉइंट है सिद्धांत आधारित। ये ज्ञान किसी विशेष अनुशासन जैसे इतिहास, विज्ञान आदि के सिद्धांतों पर आधारित होता है। नेक्स्ट है तीसरा बिंदु आता है तर्कशील और विश्लेषणात्मक, यानी ये जो ज्ञान सोचने, तर्क करने और विश्लेषण करने की दक्षता को, क्षमता को बढ़ाता है। चौथा पॉइंट है अनुशासन विशिष्ट। प्रत्येक विषय का ज्ञान उसकी अपनी भाषा, पद्धति और पद्धति विज्ञान पर आधारित होता है। पांचवा पॉइंट क्या है, सतत परिवर्तनशील। तो अनुशासन ज्ञान समय, शोध और प्रयोगों के साथ विकसित होता रहता है। फिर नेक्स्ट बिंदु क्या है कि अनुशासनात्मक ज्ञान की विद्यालय पाठ्यक्रम में भूमिका क्या है। तो पहला पॉइंट इसके अंदर गहन समझ का विकास होता है इससे, यानी जो छात्रों को विषय की गहराई से समझ प्राप्त होती है जिससे उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। दूसरा पॉइंट है चिंतन और तर्क शक्ति का विकास। कैसे? तो ये ज्ञान विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। तीसरा पॉइंट है शिक्षा की दिशा और उद्देश्य निर्धारित करता है। पाठ्यक्रम में शामिल अनुशासनात्मक ज्ञान शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। चौथा पॉइंट क्या है, व्यवसायिक योग्यता का विकास। ये ज्ञान छात्रों को भविष्य में विशेषज्ञता और व्यवसायिक क्षेत्र में मदद स्थापित करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना पांचवा पॉइंट है कि सांस्कृतिक और सामाजिक समझ को विकसित करता है। कैसे करता है? जैसे इतिहास और सामाजिक विज्ञान का अनुशासनात्मक ज्ञान विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और उत्तरदायित्व की भावना पैदा करता है। छठा पॉइंट है समस्या समाधान में सहायक। तो कैसे? विज्ञान और गणित जैसे विषयों का अनुशासनात्मक ज्ञान समस्याओं को हल करने की तकनीक हमें सिखाता है। फिर निष्कर्ष इसका यही निकलता है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासनात्मक ज्ञान केवल एक विषय तक सीमित न होकर छात्र की समग्र बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास में सहायक होता है। ये ज्ञान छात्रों को एक दिशा देता है जिससे वे जटिल विचारों को समझने, विश्लेषण करने और रचनात्मक रूप से व्यक्त करने में सक्षम प्राप्त होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव जीवन की बदलती आवश्यकताओं से ज्ञान कैसे प्रभावित होता है, समझाइए। यानी इसका उत्तर क्या है दोस्तों, मानव जीवन की आवश्यकताएं समय के साथ बदलती रहती है और इन परिवर्तनों का गहरा प्रभाव ज्ञान की प्रकृति, स्वरूप, दिशा तथा उपयोगिता पर पड़ता है। जैसे जैसे समाज विकसित होता है ज्ञान भी उसी के अनुरूप विकसित और परिवर्तित होता रहता है। पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर कि नई समस्याओं के समाधान।
तो जब समाज को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे जलवायु परिवर्तन, महामारी आ गई, कोरोना आ गया अभी, या ऊर्जा संकट है, तो उन समस्याओं को हल करने के लिए नया ज्ञान उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए कोविड-19 जब आता है तो मेडिकल साइंस तेजी से शोध करता है, काम करता है कि कौन सी एंटीडोट बनाए, या मान लो कौन सा ऐसा कोई उपकरण या दवाई बनाए जिससे ये क्या करे, खत्म कर सके। फिर दूसरा पॉइंट है तकनीकी विकास और ज्ञान का अध्ययन। तो तकनीकी प्रकृति जैसे इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि से ज्ञान के संकलन और भंडारण और प्रसार की प्रक्रिया को बदल दिया जाता है। इसमें ज्ञान अधिक व्यापक और सुलभ बन गया है। तीसरा पॉइंट क्या है, शैक्षिक पद्धतियों में बदलाव। तो समाज की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन होता है। आज कौशल आधारित और डिजिटल शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे ज्ञान का स्वरूप व्यवहारिक और प्रयोगात्मक होता जा रहा है। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों इसके अंदर, कि चौथा पॉइंट यह है कि सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन। तो समाज में जैसे जैसे मूल्य और दृष्टिकोण बदलते हैं, जैसे स्त्री अधिकार, समानता, पर्यावरण संरक्षण, वैसे वैसे उन विषयों से संबंधित ज्ञान का क्षेत्र भी विस्तृत होता जाता है। पांचवा पॉइंट है ज्ञान का अंतर विषयक स्वरूप। तो अब ज्ञान एकल विषय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विभिन्न विषयों के बीच तालमेल बढ़ा है, जैसे बायोटेक्नोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एआई आदि। जैसे अभी आप जैसे देख रहे हो साइकोलॉजिकल एआई का जमाना आ गया है, हर चीज सरल तरीके से हो रही है, तो समाज की जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम साबित होती है। निष्कर्ष इस प्रश्न का क्या है, तो मानव समाज की आवश्यकताएं ज्ञान के स्वरूप, उद्देश्य, दिशा को निरंतर प्रभावित करते हैं। समाज में जैसे जैसे परिवर्तन आते हैं, वैसे वैसे ज्ञान का पुनर्निर्माण, संशोधन और नवाचार होता रहता है। इस प्रकार ज्ञान और समाज एक दूसरे के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले आप लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आगे नेक्स्ट इतनी अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियो आने वाली है, चाहे पेडागोगी हिंदी, पेडागोगी मैथ्स की क्लास, या आपके जैसे मान लो जो 21 तारीख को एग्जाम होने वाला है, बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कोई भी एक क्लास है, सबके वीडियो आने वाले। और कंपटीशन एग्जाम की 4th ग्रेड की तैयारी के लिए भी आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत ही अच्छी मैडम के द्वारा शुरू की जाएगी। तो आप चैनल से जुड़े और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तीसरा क्वेश्चन है कि विषय व अनुशासन की अवधारणा में परिवर्तन स्पष्ट करते हुए विभिन्न स्रोतों की विस्तार से चर्चा करो। विषय व अनुशासन की पारंपरिक अवधारणा। विषय का अर्थ किसी ज्ञान क्षेत्र विशेष से होता है, जैसे गणित, इतिहास, भौतिकी आदि। अनुशासन का तात्पर्य एक संगठित, व्यवस्थित और गहन अध्ययन से है, जो किसी विशिष्ट ज्ञान क्षेत्र से संबंधित होता है। पहले शिक्षा प्रणाली में हर विषय को अलग अलग पढ़ाया जाता तथा अनुशासनात्मक सीमाएं कठोर थी। ज्ञान को स्तर और तयशुदा माना जाता था, यानी जो ज्ञान होता उसको क्या मानते, स्तर मानते हैं कि ज्ञान होता है वो स्थिर होता है, कभी बदलता नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जो दूसरा बिंदु है कि विषय व अनुशासन की आधुनिक अवधारणा क्या कहती है। अब विषयों को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाया जाता है, जिससे ज्ञान की एक समग्र समझ बनती है। अनुशासन अब केवल एक विशेष ज्ञान क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग से विकसित हो रहा है। शिक्षा प्रणाली में अंतः विषयक, बहुविषयक और सम विषयक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। छात्रों को परियोजनाओं, केस स्टडी और वास्तविक समस्याओं के माध्यम से विभिन्न विषयों को एक साथ सीखने का अवसर दिया जाता है। ज्ञान को अब गतिशील, प्रयोगात्मक और व्यवहारिक माना जाता है। तीसरा है परिवर्तन के मुख्य कारण। तो समाज की बदलती आवश्यकताओं के कारण शिक्षा को अधिक लचीला और व्यवहारिक बनाया जाता है। अगला है कि तकनीकी प्रगति ने शिक्षा के तरीकों और विषयों को प्रस्तुति में बदलाव लाया। वैश्वीकरण ने एक नई तरह की शिक्षा की मांग को जन्म दिया, जिससे विविध विषयों की समझ आवश्यक है। शिक्षा के उद्देश्यों में रचनात्मकता, समस्या समाधान क्षमता और आलोचनात्मक चिंतन को महत्व दिया गया है। चौथा पॉइंट है विभिन्न स्रोतों की भूमिका। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 व 2023 ने अनुशासनात्मक सीमाओं को लचीला बनाया और विषयों के समेकन पर बल दिया। नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 है, उसने बहुसंख्यक, बहुविषयक शिक्षा, लचीलापन और रचनात्मक शिक्षा को प्रणाली को बढ़ावा दिया। यूनेस्को ने सतत विकास और वैश्विक नागरिकता के लिए अंतः विषयक शिक्षा की सिफारिश की और ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं, कोर्सेरा, अनअकैडमी या आदि ने विभिन्न विषयों को आपसी सीमाओं को तोड़कर एक नई शिक्षा व्यवस्था को जन्म दिया है। शोध संस्थानों और शिक्षाविदों ने शिक्षा के नए मॉडल तैयार किए, जिनमें विषयों का अंतर संबंध और व्यवहारिक उपयोग महत्वपूर्ण रहा है।
निष्कर्ष क्या है इसका? तो निष्कर्ष यही है कि आज विषय और अनुशासन की अवधारणा इस तरह न होकर लचीली और आपसी जुड़ी हुई है। शिक्षा अब सीमाओं से परे जाकर जीवन के विविध पहलुओं को जोड़ने वाली बन गई है। विभिन्न स्रोतों और नीतियों ने इसे समग्र और समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, विद्यालय पाठ्यक्रम में अंतर विषय दृष्टिकोण का महत्व समझाइए। तो इसका उत्तर, विद्यालय पाठ्यक्रम में अंतर विषय दृष्टिकोण का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं पर द्वारा स्पष्ट किया जाता है, जिसमें पहला बिंदु है समग्र ज्ञान का विकास। तो अंतर विषय दृष्टिकोण छात्रों को केवल एक हिस्सा विषय तक सीमित नहीं रखता, बल्कि विभिन्न विषयों को जोड़कर व्यापक और समग्र समझ विकसित करता है। दूसरा बढ़ गया है वास्तविक जीवन से जुड़ाव। तो वास्तविक जीवन की समस्याएं एक विषय से हल नहीं होती। अंतर विषय दृष्टिकोण छात्रों को विषयों की आपसी अंतर संलग्नता समझाने में मदद करता है, जिससे वे व्यवहारिक समस्याओं का समाधान कर सके। तीसरा बढ़ गया है रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा। तो जब विद्यार्थी विभिन्न विषयों से ज्ञान एकत्रित कर उसे मिलाकर सोचते हैं तो उनकी रचनात्मक क्षमता और नवाचार भी बढ़ता है। यानी जब क्या होते हैं, जब कई विद्यार्थी मिलकर विषयों से ज्ञान एकत्रित करके, जैसे 4-5 विद्यार्थी आपस में ज्ञान को एकत्रित कर रहे हैं, उसको संग्रहित कर रहे हैं, तो उनकी रचनात्मक क्षमता, जो सोचने की क्षमता है, उसमें भी क्या होता है, विकास होता है। चौथा पॉइंट है कि समस्या समाधान क्षमता का विकास। अंतर विषय पद्धति छात्रों को जटिल समस्याओं को विभिन्न दृष्टिकोण से देखने, समाधान निकालने की योग्यता प्रदान करती है। 5 नंबर पॉइंट है सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा। इस दृष्टिकोण में विद्यार्थी समूह में काम करते हैं, जिससे सहयोग, संवाद और सामाजिक कौशल का विकास होता है। छठा पॉइंट है विषयों के बीच संबंध स्पष्ट करना। तो अंतर विषय दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा से ये सभी परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की समझ को बेहतर बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बिंदु? 7वां पॉइंट है कि पाठ्यक्रम को रोचक और जीवंत बनाना। पाठ्यक्रम को कैसे बनाना? एक तो रोचक बनाना ताकि छात्र रुचि लेकर पढ़ सके, उसको जीवंत, एक सक्रिय बनाना ताकि हमारे जीवन के अंदर, तालमेल के अंदर, हमारे अभी जो वर्तमान काल में उसमें काम ले सके। अलग अलग विषयों को जोड़कर पढ़ाने से विद्यार्थी का पाठ्यक्रम लगाव रहता है और अधिगम अधिक आनंददायक और एंजॉयफुल होता है। निष्कर्ष, अंतर विषय दृष्टिकोण विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी, व्यवहारिक और जीवन उपयोगी शिक्षा देने में मदद करता है। ये उन्हें न केवल परीक्षा में सफल बनाता है, बल्कि जीवन में भी सोचने और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। इसीलिए तो आज जैसे कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब में आपके लिए क्या होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। जैसे आपको मैथ भी पढ़नी पड़ती है, जीके भी पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ती है और हिंदी भी पढ़ना पड़ता है। तो उन सभी का तालमेल बैठाकर, ताकि आपको रुचि उत्पन्न हो। ऐसे आपको एक सब्जेक्ट दे दिया जाएगा तो आप उसमें क्या करेंगे, आपको ऐसे निरस्ता आ जाएगी। क्वेश्चन संख्या 5 देखिए, अनुभवजन्य, व्यवहारिक एवं अंतर ज्ञानात्मक ज्ञान का शिक्षण में महत्व समझाइए। तो महत्व की बात करेंगे सबसे पहले, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, अनुभवजन्य ज्ञान का महत्व। तो अनुभवजन्य ज्ञान वह होता है जो छात्र अपने प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त करता है। कौन सा ज्ञान? जो छात्र अपने प्रत्यक्ष अनुभव के यानी करके आधार पर करने पर ज्ञान प्राप्त करता है। ये ज्ञान न केवल पुस्तकीय होता है, बल्कि छात्रों को जीवन के वास्तविक संदर्भों से जोड़ता है। यानी कहने का तात्पर्य, ये ज्ञान केवल ऐसा नहीं है कि आप पुस्तक पढ़ ली या पुस्तक से प्राप्त हो गया। ये ज्ञान उसको वास्तविक संदर्भ से, वास्तविक जीवन से, उसकी जीवन शैली से जोड़ता है। उसका महत्व, तो महत्व की बात करें, ये छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने की प्रेरणा देता है। ये ज्ञान स्थायी होता है क्योंकि ये अनुभव से जुड़ा होता है। छात्र समस्या समाधान के कौशल को व्यवहार में लाना सीखते हैं। ये आत्मविश्वास और स्वतंत्र सोच को बढ़ाता है। उदाहरण, विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग करना, फील्ड ट्रिप करना, सामाजिक सेवा कार्य करना आदि इसके अंदर आते हैं। दूसरा बढ़ गया व्यवहारिक ज्ञान का महत्व है। कौन सा होता है व्यवहारिक ज्ञान? प्रैक्टिकल नॉलेज। व्यवहारिक ज्ञान वह होता है जो किसी कार्य को सीधे करके आता है। ये सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक जीवन में लागू करने की क्षमता प्रदान करता है। महत्व है तो ये शिक्षा को जीवन उपयोगी बनाता है। छात्र अपने हाथ से काम करना सीखते हैं। व्यवहारिक ज्ञान का मतलब प्रैक्टिकल। जैसे आपको बोल दिया कि आपको ये तैयार करना है, आप उसको अपने जीवन के साथ जोड़कर व्यवहारिक प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो उसको आनंद ज्यादा आएगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर? तीसरा है कि ये कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देता है। चौथा, आजीविका संबंधी व्यवहारिक व्यावसायिक दक्षताओं का विकास करता है। उदाहरण, कंप्यूटर ऑपरेशन, हस्तकला, रसोई विज्ञान या कृषि कार्य आदि इसके अंदर आते हैं। तीसरा पॉइंट है अंतर ज्ञानात्मक ज्ञान का महत्व। तो अंतर ज्ञानात्मक ज्ञान विभिन्न विषयों के बीच संबंध बनाकर ज्ञान का समग्र दृष्टिकोण विकसित करता है। महत्व है तो ये समझ आधारित विकास करता है।
छात्रों में रचनात्मकता, नवाचार, ये वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझाने में, हल करने में सहायक होता है। विभिन्न विषयों के बीच संपर्क और सह संबंध स्थापित करता है। जो उदाहरण थे, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन भूगोल, विज्ञान, राजनीति और अर्थशास्त्र में जोड़कर करता है। दोस्तों, इसका निष्कर्ष क्या है? तो अनुभवजन्य, व्यवहारिक एवं अंतर्ज्ञानात्मक ज्ञान का शिक्षण में समावेश शिक्षा को जीवन मूल्य आधारित, कौशल केंद्रित और समग्र दृष्टिकोण युक्त बनाता है। ये छात्र को केवल परीक्षाओं में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाता है। लेकिन आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, क्योंकि आपके कॉलेज के हर विद्यार्थी के पास ये वीडियो होना चाहिए। क्योंकि आपके पास अगर देखने का हुनर है, आप इसको याद कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके साथ वाले भाई उनको भी कोई मैटर नहीं मिला है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर करोगे तो वो भी देखेंगे, वो भी आगे शेयर करेंगे। इसलिए बोलता हूँ एक एक विद्यार्थी अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आगे से आगे वीडियो जो भी आपके लिए आए उसमें रुचि उत्पन्न हो सके। आप लाइक एंड कमेंट करते रहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक पुनर्निर्माण हेतु विद्यालय विषयों की भूमिका का विवरण दीजिए। विद्यालय शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने का माध्यम नहीं होता है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन, पुनर्निर्माण का एक रक्षक सशक्त उपकरण होता है। विद्यालय में पढ़ाए गए जाने वाले विषय छात्रों को नैतिकता, समानता, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करते हैं, जो एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। नैतिक शिक्षा और नागरिक शास्त्र जैसे विषय विद्यार्थियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक बनाते हैं, जिससे वे उत्तरदायी नागरिक बनते हैं। अगला दूसरा, इतिहास और भूगोल जैसे विषय छात्रों को समाज के विकास, विभिन्न संस्कृतियों और सामाजिक संघर्षों की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। जैसे आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि किस प्रकार हमारे जो शासक हुए थे या मान लो क्रांतिकारी हुए थे, उन्होंने कैसे संघर्ष किया, उन्होंने कैसे युद्ध जीते, उन्होंने कैसे अंग्रेजों को बाहर निकाला देश से। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। भूगोल की जैसे पृथ्वी की संरचना कैसे हुई थी, आंतरिक भाग कैसा था, उसका क्रस्ट भाग कैसा था, या पॉलिटिकल की बात करते हैं, हर सब्जेक्ट में क्या होता है, हमें अलग अलग सीखने को मिलता है। तो विविधता को समझकर सामाजिक समरसता की भावना विकसित करते हैं। तीसरा पॉइंट है विज्ञान और पर्यावरण। तो अध्ययन सामाजिक समस्याओं जैसे प्रदूषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि के प्रति जागरूक बढ़ाते और व्यवहार में बदलाव लाते जाते हैं। चौथा पॉइंट है भाषा और साहित्य, विशेष संवेदनशीलता। तो सहानुभूति और समाज कौशल विकसित करते हैं, जो सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाते हैं। पांचवा पॉइंट है कला, संगीत और खेल समावेशिता और उपयोग की भावना को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे विविध पृष्ठभूमियों से आए छात्र मिलजुल कर कार्य करना सीख जाते हैं। इसी प्रकार विद्यालय विषय न केवल बौद्धिक विकास में सहायक होते हैं, बल्कि सामाजिक पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट जो 7 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, ज्ञान के काल क्रमिक विकास को समझाते हुए उसके महत्व को बताइए। तो ज्ञान का काल क्रमिक विकास हो गया, ज्ञान मानव सभ्यता के साथ निरंतर विकसित हुआ है। उसका विकास निम्न चरण है। जैसे सबसे पहले प्राचीन काल आता है तो मौखिक परंपरा, अनुभव होते हैं, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, वेद, उपनिषद, पुराण आदि ये होते हैं। इसके अंदर कृषि, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, आयुर्वेद और गणित के मूल सिद्धांत इसके अंदर आते हैं। दूसरा है मध्यकाल, तो धार्मिक संस्थान हो गए, गुरुकुल के आदि हो गए, या दर्शन, कला, दर्शन, साहित्य, राजनीति, न्याय, प्रिय आदि का विकास माना जाता है। इस्लामी जगत और भारत में मदरसों जैसे विश्वविद्यालयों जैसे नालंदा, तक्षशिला की स्थापना हुई। आधुनिक के अंदर वैज्ञानिक पद्धति, तर्क, प्रयोगों के माध्यम से ज्ञान का विस्तार हुआ और औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक खोजें या गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन आदि को ज्ञान की दीक्षा प्राप्त हुई थी। चौथा पॉइंट है समकालीन काल, जैसे सूचना, संचार, प्रौद्योगिकी, आईसीटी, ज्ञान ने पहुंच विकसित किया। इंटरनेट, डिजिटल लाइब्रेरी, एआई, ई लर्निंग के माध्यम से ज्ञान त्वरित और तेज गति से विकसित हुआ था। फिर जो अंतिम जो बिंदु आता है अपने इसके अंदर ज्ञान के काल क्रमिक विकास का महत्व, तो समाज की प्रगति में सहायक, प्रत्येक युग का समाज को नई दिशा प्रदान करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी में प्रगति इसी विकास का परिणाम हमें देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण। तो ज्ञान के माध्यम से सांस्कृतिक धरोहर और मान्यता सुरक्षित होती है, नवाचार और आविष्कार में सहायक होता है। ज्ञान की परतों ने वैज्ञानिक सोच और तकनीक की इस नवाचार को जन्म दिया था। चौथा पॉइंट क्या है समस्याओं के समाधान में मददगार। तो समकालीन ज्ञान से हम सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है मानव चेतना और आत्म विकास का माध्यम। ज्ञान से व्यक्ति आत्मबोध और विवेकशील बनता है, जिससे जीवन गुणवत्ता में सुधार होता जाता है। छठा पॉइंट है शिक्षा प्रणाली का विकास। ज्ञान के पाठ्यक्रम में शिक्षण विधियां, मूल्यांकन प्रणाली अधिक प्रभावी बनाती है। निष्कर्ष देख लेना अब
फिर है प्रश्न संख्या 8, इसकी पीडीएफ मैंने आपको बता दिया। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी, वहां से आपको अपडेट मिल जाएगी, या आप मैसेज भी कर सकते हैं, जो कि नंबर आपके अंदर इसके दे रखे हैं। तो प्रश्न संख्या 8, अधिगम केंद्रित अनुशासन से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। तो अधिगम केंद्रित अनुशासन, लर्निंग सेंटर्ड डिसिप्लिन, एक ऐसा शिक्षण पद्धति है जो अनुशासन को दंड या नियंत्रण की प्रक्रिया न मानकर अधिगम के एक सहयोगी तत्व के रूप में देखती है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्र के संपूर्ण विकास के लिए एक सकारात्मक सहयोगी और रचनात्मक वातावरण प्रदान करता है, जिससे वे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सके। फिर अगला पॉइंट है अधिगम केंद्रित अनुशासन की विशेषताएं। तो पहला पॉइंट है छात्र केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए। यह अनुशासन छात्र की आवश्यकताओं, भावनाओं और व्यवहार को समझते हुए विकसित किया जाता है। विद्यार्थी की रुचि, क्षमता, गति के अनुसार वातावरण तैयार किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, सकारात्मक और सहयोगी वातावरण, जो दर और दंड के संवाद पर सहयोग और आत्म अनुशासन को बढ़ावा देता है। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता, तानाशाही नहीं निभाता। तीसरा पॉइंट है आत्मनियंत्रण और उत्तरदायित्व है। तो छात्रों में आत्म अनुशासन, आत्म जवाबदेही और नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है। चौथा पॉइंट है समाज आधारित समाधान। तो अनुशासन से जुड़ी समस्याओं को समाज और आपसी समझ में सुलझाया जाता है। व्यवहार सुधारने की प्रक्रिया में विद्यार्थी की भागीदारी सुनिश्चित होती है। पांचवा पॉइंट है कि सीखने के प्रतिकूल अनुकूल माहौल, एक शांत, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण तैयार किया जाता है, जो अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। छठा पॉइंट है भावनात्मक और सामाजिक विकास पर बल। तो अनुशासन को केवल कक्षा नियंत्रण नहीं माना जाता, बल्कि ये छात्र के संपूर्ण विकास भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक के माध्यम से बनता है। फिर अगला पॉइंट है कि अधिगम केंद्रित अनुशासन का महत्व क्या है। तो ये छात्रों में आत्मविश्वास, सहिष्णुता और सम्मान की भावना विकसित करता है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है, शिक्षण प्रक्रिया में विघ्न नहीं आना। तो छात्र ध्यानपूर्वक सीखने में लगते हैं। शिक्षक और छात्र के बीच विश्वास का संबंध होता है। स्कूल में सकारात्मक संस्कृति का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के रूप में यदि कोई छात्र व्यवधान डालता है, उसे डांटने या दंड देने के बजाय शिक्षक उसे अलग से समझाकर ये जानने का प्रयास करता है कि वे ऐसा कर क्यों रहा है, और उसे अपने व्यवहार को बेहतर बनाना चाहिए। कक्षा में नियम विद्यार्थी साथ मिलकर तय करते हैं, ताकि वे उन्हें स्वयं मानने के लिए प्रेरित कर सके। निष्कर्ष, अधिगम केंद्रित अनुशासन वे केवल व्यवहार सुधारने का तरीका नहीं है, बल्कि ये शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ाने का एक शक्तिशाली उपकरण होता है। ये शिक्षा को अधिक मानवीय, सहभागी और नैतिक बनाता है, जिससे विद्यार्थी न केवल बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन करते हैं, बल्कि बेहतर नागरिक भी बनते जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बहुविषयीय दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं व महत्व समझाइए। तो बहुविषयीय दृष्टिकोण से तात्पर्य एक से अधिक विषयों से ज्ञान को एक साथ जोड़कर किसी समस्या, विषय या अवधारणा को समझने या उसका समाधान करने की प्रक्रिया। इसमें विविध विषयों की जानकारी को अपने अपने क्षेत्र के अनुसार रखा जाता है, लेकिन उन्हें एक दूसरे के साथ मिलाकर पढ़ाया नहीं जाता। उदाहरण के अगर जल संकट विषयों को पढ़ाया जा रहा है, तो भूगोल में जल स्रोतों का अध्ययन होगा, विज्ञान में जल संरचना शुद्धिकरण होगा, अर्थशास्त्र में जल की आपूर्ति और मांग होगी, राजनीति में जल नीति बनाएगी, इतिहास में प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली पर चर्चा होगी। इसी प्रकार अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग हम देखते हैं। फिर आता है बहुविषयीय दृष्टिकोण की विशेषताएं। तो ये ज्ञान के विभिन्न स्रोतों के एक साथ लाने का कार्य करती है, छात्रों में व्यापक समझ विकसित करता है, वे वास्तविक जीवन को जटिल समस्याओं के समाधान में मदद करता है। प्रत्येक विषय की स्वतंत्रता बनी रहती है। शिक्षा में महत्व, तो शिक्षा में ये विद्यार्थियों को विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने की क्षमता प्रदान करता है। ये सहयोगात्मक शिक्षा को बढ़ाता है और ये नवाचार को, रचनात्मकता को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में पारंपरिक ज्ञान की उपयोगिता बताइए। आप इसको अच्छे से समझ लेना। मैंने बोला ना पीडीएफ, तो पीडीएफ से आपको ये पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि विद्यालय पाठ्यक्रम में बौद्धिक कार्य कौन कौन से होते हैं। तो विद्यालय पाठ्यक्रम में बौद्धिक कारक के तत्व होते हैं जो विद्यार्थियों की मस्तिष्क के क्षमताओं, ज्ञान अर्जन, चिंतन, विश्लेषण को प्रभावित करते हैं। ये कारक पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ताकि छात्रों को बौद्धिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। मौखिक मुख्य बौद्धिक कारक कौन कौन से। पहला ज्ञान का स्तर, लेवल ऑफ नॉलेज। छात्रों की उम्र और मानसिक विकास के आधार पर उनके लिए उपयुक्त ज्ञान का चयन किया जाता है। जैसे आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा M/C, तो एक लिए एक सूत्र लगता है, उसका जो मानसिक आयु होती है, या मान लो छात्रों की ऐसी आयु होती है, ठीक है। दूसरा है चिंतन क्षमता, थिंकिंग एबिलिटी।
कितनी है? तो पाठ्यक्रम में ऐसे विषय और गतिविधियां शामिल की जाती है जो विश्लेषण, आलोचना, तर्क और समाधान की क्षमता को विकसित करते हैं। तीसरा पॉइंट है रुचि और जिज्ञासा, इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। पाठ्यक्रम को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वह छात्रों की बौद्धिक जिज्ञासा को उत्तेजित करे और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करे। स्मृति और बोध क्षमता, मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग। विषयों की प्रस्तुति इस प्रकार होती है कि छात्र उसे याद रख सके और गहराई से समझ सके। पांचवा पॉइंट क्या है? समस्या समाधान कौशल। तो गणित, विज्ञान आदि विषयों में से टॉपिक रखे जाते हैं। फिर छठा है नवोन्मेष और रचनात्मकता। कला, विज्ञान, परियोजना आदि के माध्यम से छात्रों की नई सोच और कल्पनाशीलता को प्रोत्साहित किया जाता है। सातवां पॉइंट है भाषाई क्षमता। तो भाषा विषयों के माध्यम से छात्र सुनने, बोलने और पढ़ने और लिखने की बौद्धिक क्षमताएं विकसित करता है। संज्ञानात्मक विकास, विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से छात्रों की बुद्धिमत्ता, निर्णय क्षमता और अवधारणात्मक विकास को बल मिलता है। इन बौद्धिक कारकों को ध्यान में रखकर विद्यालय पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है ताकि छात्रों का संपूर्ण मानसिक विकास संभव हो सके और वे ज्ञान को समझने, विश्लेषण करने और व्यवहार में लाने के सक्षम बन सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषयों का चयन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो विषयों का चयन करते समय में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे एक तो रुचि हो गया, इंटरेस्ट। दूसरा क्षमता और योग्यता, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। तीसरा भविष्य के लक्ष्य क्या होना चाहिए। चौथा मार्गदर्शन क्या होना चाहिए। पांचवा विषय की उपयोगिता। ये भी आपको पॉइंट याद करने हैं, बाकी आप इसके अंदर अच्छे से लिख कर आ सकते हैं। छठा पॉइंट है संसाधन एवं सुविधाएं। सातवां पॉइंट है विषयों का संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 13 कि ज्ञान के कितने प्रकार होते हैं। तो ज्ञान के 3 प्रकार होते हैं। एक तो पहला होता है अनुभवजन्य ज्ञान। ये ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव, पर्यवेक्षण, प्रयोग और इंद्रियों से प्राप्त होता है। इस प्रयोगात्मक या वास्तविक ज्ञान भी होते हैं। उदाहरण आंख को छूने से जलन होती है, यह अनुभव से जाना गया ज्ञान माना गया है। दूसरा तार्किक या वैचारिक ज्ञान। यह ज्ञान सोच, विचार, तर्क, विश्लेषण और बुद्धि के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इसे बौद्धिक ज्ञान कहते हैं। उदाहरण गणित के सूत्रों को तर्क से समझना। तीसरा है अंतर्ज्ञानात्मक या अंतर्ज्ञान संबंध ज्ञान। तो जो ज्ञान बिना किसी प्रत्यक्ष अनुभव या तर्क के आत्मबोध होता है वो होता है अंतर्ज्ञान। ये अचानक समझ में आने वाला ज्ञान होता है। उदाहरण कलाकार को आने वाला ज्ञान। फिर कभी कभी इन्हें और भी उपवर्ग मानते हैं, जैसे प्राकृतिक ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान या धार्मिक या आध्यात्मिक ज्ञान होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि अनुशासन को परिभाषित करो तथा अनुशासित बालक की विशेषता लिखो। आप इसको अच्छे से लिख कर आ सकते हैं। प्रश्न ध्यान से पढ़कर जाना, क्योंकि अनुशासन क्या होता है? नियमों, आदर्शों, मर्यादाओं में, मान्यताओं में आचरण करना, ऐसा व्यवहार जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से नियंत्रण रखता है और गलत के बीच अंतर करने के लिए उचित कार्य करता है, वही होता है अनुशासित बालक होता है। तो विशेषता एक तो आत्मनियंत्रण होना चाहिए इसके अंदर। दूसरा नियमों का पालन करने वाला हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, आदर्श आचरण वाला हो। और पांचवा पॉइंट है सकारात्मक सोच हो उसकी, समय का पालन करने वाला हो, ईमानदार और सत्यनिष्ठ हो, शांत एवं संयमित स्वभाव वाला हो, टीचर्स और अभिभावकों की आज्ञा का पालन करने, अध्यापकों की। तो 10वां पॉइंट है समूह में सहयोगी रखने वाला बालक हो, वही होता है आज्ञाकारी बालक, एक अच्छा बालक। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष। देख लेते हैं। अनुशासित बालक न केवल शिक्षा में प्रगति करता है बल्कि एक आदर्श नागरिक बनने की दिशा में भी अग्रसर होता है। अनुशासन ही जीवन की सफलता की कुंजी माना गया है। ये मैंने जितने भी क्वेश्चन थे आपको अच्छे समझा दिए। आप वीडियो को अच्छे से देख लेना 1-2 बार, आपके लिए बहुत ही यादगार और अच्छा वीडियो रहने वाला है, क्योंकि परीक्षा में आपके लिए यहाँ से 100% प्रश्न आएंगे। और जिसको भी PDF चाहिए, बार से बार बोल रहा हूँ, या तो वह टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें या इसके अंदर मैसेज दे रखा है, आप वहां से मैसेज कर दीजिए, सर मुझे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन वाली PDF चाहिए, तो आपको वहां से बता दी जाएगी। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।